गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक महात्मा गांधी जी के जीवनी पे है और आज उनके जीवन परिचय को देखेंगे और हम ये जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में उनका जो संघर्ष था वो किस प्रकार था। दोस्तों, सबसे पहले आप स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। और आप हमारे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे उनको फ़ायदा होगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको ये वाला जो सीरीज चल रहा है वो समझ में अच्छे से आने लगेगा, क्योंकि अगर आप बीच के कोई वीडियो देखते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ से कैसे आया, तो वो समझ नहीं आ पाएगा। जो आप एक सीरीज के रूप में देखते आओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांधी जी का अभ्युदय, ठीक है ना। तो उनका जो जन्म आपने काफ़ी पहले भी पढ़ा होगा, कई बार आप जब छोटे क्लास में रहते थे निबंध आता था तो महात्मा गांधी जी का निबंध आप सुनाते होंगे, है ना। लिखते भी होंगे, कई बार एग्जाम में लिख भी चुके होंगे। तो ये उनका साधारण परिचय है, ठीक है ना। मैं भी यहाँ पे उनका एक जब मैं स्टडी कर रहा था तब एक सहायक वाचन नाम का एक बुक था, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। वो महात्मा गांधी जी के पूरा जीवनी था उसमें। लेकिन अब उसको तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसको पढ़ाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, कई घंटे के वीडियो बनेंगे। तो मैंने उनका वो वीडियो इस वीडियो में मैंने वो चीज़ों को इसमें ऐड किया है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उनके जीवन में, ठीक है ना। तो इसीलिए अब जैसे अगर आप पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सारे बुक पढ़ेंगे, या जैसे आप अगर आईएएस का तैयारी कर रहे हो, आप जीएस 4 पढ़ोगे तो उसमें उनका जो विचार होते हैं वो बहुत कुछ, तो ये ऐसा टॉपिक है इन गांधी जी का विषय कि ये बहुत दिनों तक खत्म होगा, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि एक वीडियो में टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने उनके इनके इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें समेट के इसमें डालने की कोशिश किया जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें उनका संक्षिप्त परिचय ही दिया है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है ना, सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब उनका जो मृत्यु हुआ था वो 30 जनवरी को हुआ था 1948 को, वो भी 78 वर्ष की उम्र में, वो भी नई दिल्ली में हुआ था। ये उनका सिंपल सा है। और अब देखिए, हत्या से मृत्यु, इनका जो मतलब हुआ था, क्या बोलते हैं, उनका जो मृत्यु हुआ था वो हत्या से हुआ था। नाथूराम गोडसे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अब देखिए, इनका अन्य जो नाम है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। इनका नाम राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है, महात्मा भी कहा जाता है, और क्या बोलते हैं, बापू भी कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं, ठीक है, और अहिंसा के पुजारी भी कहते हैं। बहुत कुछ इनको आप कह सकते हो, मतलब अच्छे नामों के साथ, ठीक है ना। पर इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में आगे जीवनी में। तो ये देखिए, एक बात और है कि जो 2 अक्टूबर के इनके जन्म का दिन है, उस जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनके नाम से संबंधित ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने 6 जुलाई 1944 को, ठीक है ना, रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया। काफ़ी कुछ छोटे मोटे या जो भी एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उसमें भी ये वाला प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के किसने पहली बार संबोधित किया। तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। आगे और है, जैसे कि गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1925 में राजवैद, ठीक है ना, ये राजवैद है, जीव राम कालिदास ने संबोधित किया। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत टफ है, क्योंकि इनका नाम भी काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, पर ये सच है, ठीक है ना। जो राजवैद थे जीव राम कालिदास, इन्होंने पहली बार महात्मा नाम से इन्हें संबोधित किया था, ठीक है। और जो इनके पिता का नाम जो था वो था करमचंद्र गांधी, और ये जो थे पोरबंदर में दीवान थे। और उनके जो माता का नाम था वो था पुतली बाई, और एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। और उनकी जो पत्नी थी वो है कस्तूरबा गांधी। इनका जो विवाह हुआ था वो 13 साल की आयु में पूर्ण हो गया था, और 1883 में इनका विवाह हो गया था। आगे देखें तो उनके 4 बेटे थे, ठीक है, 4 बेटे थे उनके।
हीरा लाल गांधी था और इनका जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था। और मणिलाल गांधी, इनका जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था। और रामदास गांधी 1897 में जन्म। और देवदास गांधी यानी 1900 में इनका जन्म हुआ था। मैंने इनके बेटों के नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी ऑप्शन में पूछ दे कि उनके बेटे कौन सा नहीं है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो वैसे उतना आपकी मर्जी, आप इससे चाहो तो याद भी कर सकते हो उनके बेटों के नाम, या ना भी करना चाहो तो पर ऐसा याद कर लो कि अगर एग्जाम में आ जाए ना कभी तो आप उसको गलत ना करो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे बना दिया, ट्रिक नंबर 41, ठीक है। इसमें ये है कि देखिए इनके जो नाम है ना, उनके बेटे के नाम, उन्हीं के नाम को रिमेम्बर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। मतलब हरि के पास मणि है, ठीक है ना, हरि के पास मणि है, वो भी कौन सा मणि है, लाल वाला, ठीक है ना। एक मणि होता है ना लाल चमकते रहता है मणि, ठीक है ना, या कोई भी मणि हो, ठीक है ना। और ये जो राम और जो देव, तो आपने राम और देव का नाम सुना होगा ना, रामदेव बाबा भी का नाम भी आपने सुना होगा। या एक धड़कन फिल्म का एक मूवी भी है जिसमें हीरो एक राम रहता है और एक देव। राम जो रहता है वो अक्षय कुमार जी रहते हैं, और जो देव होता है वो सुनील शेट्टी ना, आई थिंक। तो ये दोनों रहते हैं, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि वो जो दो बेटे थे इनसे रिलेटेड है, ठीक है। और हरि के पास मणि है, ठीक है ना, हरि के पास क्या है, मणि है। अब देखिए हरि के पास कौन सा मणि है, अब ये हरा हो गया और ये क्या हो गया, लाल हो गया, लाल वाला। तो इसीलिए हरा लाल आप इससे भी इसको दिमाग में बैठा सकते हो। इस तरह से आप हरि फिर मणि फिर राम और देव इन सबको, ठीक है। यहाँ पे लाल इसीलिए क्योंकि देखिए हरी लाल, ठीक है ना, यहाँ पे हरी लाल देखिए सभी में आपको लाल, दोनों में आपको लाल दिखेगा ना, हरी लाल और मणि लाल। तो मैंने से इसीलिए ये जो दो नाम है यानी हरि के पास मणि है यानी दोनों में लाल आएगा, ठीक है ना, हरी लाल और मणि लाल, इसलिए मैंने लाल वाला यहाँ पे ऐड कर दिया था। यानी जो मणि है वो लाल वाला है, यानी हरी लाल और मणि लाल, ठीक है। और राम और देव तो पता है, रामदास और देवदास, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, देखते हैं उनके शिक्षा के बारे में। तो पोरबंदर से मिडिल स्कूल में थे, ठीक है ना, उन्होंने मिडिल स्कूल पोरबंदर से ही पढ़ाई की। और राजकोट से हाई कोर्ट पास चले, यानी हाई कोर्ट जो हाई स्कूल था उसने पास किया, वहाँ पे पास किया, राजकोट से ही हाई स्कूल पास किया। पता है कोर्ट नाम आता है तो थोड़ा सा। अब देखिए भावनगर के या जो सामल दास कॉलेज में परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है ना। आगे उन्होंने 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अब वो इंग्लैंड चले गए और उनका काफ़ी डिटेल में वो है पुस्तक में कि कैसे वो जाते हैं, क्या वार्तालाप होता है, लेकिन इतना हम लोग के लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट जितना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वो जो गांधी जी थे वो गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे, वहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री तो हासिल कर ली। अब दक्षिण अफ्रीका देखते हैं ना, फिर वो इंडिया भी आ जाते हैं पढ़ाई करके। अब यूँ होता कुछ कहानी में ऐसे ट्विस्ट देखिए कि जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक ना, उस समय जो दक्षिण अफ्रीका था आपको पता होगा उस समय भी वो अंग्रेजों के कब्जे में ही था, ठीक है। और व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है ना। उनके जो व्यापारी दादा थे यानी उनके गांधी जी के व्यापारी दादा एक थे, अब्दुल्ला नाम का था का, यानी माफ़ कीजिए उनके दादा तो नहीं थे लेकिन एक व्यापारी दादा नाम के थे यानी अब्दुल्ला, ठीक है ना। उनका मुकदमा लड़ने के लिए जो गांधी जी थे वो भारत से कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे दादा अब्दुल्ला जी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है तो वहाँ उन्हें काले गोरे का भेदभाव देखने को मिला, क्योंकि उस समय काले गोरे का भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। एक मैंने एक फिल्म देखा था 12 Years ऑफ स्लैब, उसमें इतना दिखाया गया ना कि किस तरह से काले गोरे का भेद होता है और किस तरह से बंदी बनाया जाता है। वो अमेरिकन फिल्म है, ठीक है ना। तो काफ़ी बहुत ही ऐसा मतलब ऐसा चीज़ था नहीं, इसको इतना डिटेल से उसमें दिखाया गया है कि बहुत ही डिटेल से दिखाया गया है। बहुत गलत, जितना भी गलत होता था काफ़ी, एक जैसे एक होते हैं ना अभी वर्तमान में कोई गाय बैल होता होगा, या गाय बैल ना कहूँ तो कोई जानवर होता होगा, उसको बंदी बना लेते हैं ना, उसको अपने पास रखते हैं, मालिक खुद बन जाते हैं जैसे कि कुछ भी हो। हालांकि अभी तो एक अभी जो पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतु संरक्षण जो एक्ट है उसके तहत तो अब कुछ भी रखो तो दंडनीय अपराध है, जो जंगली जीव होते हैं उनको। बाकी जो घरेलू जीव होते हैं उनको तो रखते हैं ना, ठीक है। और जब रखते हैं तो उनको एक बंदी की तरह होता है। लेकिन क्या होता है आपको शहरों में देखने को ना मिलता होगा, लेकिन जो गाँव होते हैं वहाँ पे
गांव में ऐसे ऐसे होते हैं ना, जैसे बैल है उसको क्या करते हैं, हल जुताई का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है मतलब कि हल जुताने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से हल जोतें, इधर उधर उधर ना भागें। तो एक तरह से उनको गुलाम बना के रखा जाता है, ये देखने को मिलता है। तो ये सब, तो उसको आप अगर आप सोचें कि वो कोई व्यक्ति है, तब आप सोचेंगे कि कितना एक ऐसे शब्द ही नहीं मिल पाते हैं इसको बोलने के लिए कि इतने खतरनाक स्थिति आ जाता है कि, ठीक है ना। और देखिए, रंग भेद के कारण उन्हें भी प्रताड़ित होना पड़ा था, ठीक है, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। एक बात तो वो ट्रेन से उन्हें निकाल भी दिया गया, यानी वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि उन्हें किस तरह से ट्रेन से निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो उन्हें ट्रेन से निकाल दिया जाता है, तब वे वहाँ भारतीयों की मदद के लिए रुक जाते हैं। उन्हें भी बहुत ख़राब लगता है, ठीक है ना, उनके कटु अनुभव थे उस समय। अब अगर वो भारतीयों की मदद के लिए वहाँ रुकेंगे तो निश्चित रूप से संघर्ष तो करना पड़ेगा ना अंग्रेजों के साथ दक्षिण अफ्रीका में। तो यही होता है, संघर्ष का उदारवादी चरण शुरू होता है, और ये जो होता है 1894 से लेकर 1906 तक चलता है। और इसमें होता यूँ है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रार्थना पत्र की नीति, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र की नीति अपनाई तथा रंग भेद को खत्म करने के लिए ब्रिटेन से इस विषय पर हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा ब्रिटेन के पास, क्योंकि ब्रिटेन उस समय उसका यानी जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पे भी ब्रिटेन का ही शासन था। तो उन्होंने ब्रिटेन सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि आप यहाँ पे हस्तक्षेप कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग भेद होता है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, काले गोरे का भेद होता है, दास्ता बनाया जाता है, दास। तो ये सब उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा। अब आपको तो पता होगा अंग्रेज कैसे थे, अब उनका पत्र क्या होने वाला सोचिए, देखिए इधर थोड़ा सा। तो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय जो 3 वर्गों में संगठित थे, ठीक है ना। अब ये जो 3 वर्ग था, ये ऐसा था कि दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे उसमें, यानी जो दक्षिण भारत से आए हुए भारत यानी जो दक्षिण भारत से जो आए हुए हैं वो मजदूर, आपको पता होगा दक्षिण भारत में कुछ यानी कि वो जो दक्षिण भारत से आए हुए कुछ मजदूर थे जो 1980 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे, ठीक है। और भारत से आए मुसलमान भी थे, ठीक है, जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका भी आए थे, और भारत से आए हुए मजदूर भी थे। इस तरह के 3 वर्गों में वो जो थे कार्यरत थे, ठीक है ना, भारतीय। अब ये होता है कि आगे गांधी जी ने वहाँ सभी भारतीयों को संगठित कर वहाँ पे सभी भारतीयों को संगठित किया, क्योंकि अब उनको वहाँ पे संघर्ष करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने नेटल भारतीय कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो समझ नहीं आता कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो भी मैं आपको बताऊँ सब कुछ आप नोट करते जाइए। तो वहाँ पे नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की वहाँ पे उन्होंने। अब प्रश्न में पूछ सकता है कि चलो बताओ कि नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। अब महात्मा गांधी का जब ऑप्शन देगा तो आप कोई व्यक्ति अगर इनके बारे में ना पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसको छोड़ देगा कि ये कैसा है, मतलब नेटल भारतीय कांग्रेस ये तो अलग है, कांग्रेस से बहुत मतलब दिमाग घूम जाता है उस समय, बता नहीं पाएगा कोई, ये होता है, ठीक है ना। अगर आप पढ़े हैं तो आप बता लेंगे। तथा इंडियन ओपिनियन नामक, ठीक है ना, पत्र का प्रकाशन भी वहाँ पे प्रारंभ किया, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, वहाँ पे अहिंसात्मक प्रतिरोध करते हैं, ठीक है ना। अहिंसात्मक यानी हिंसा न करना, हिंसा मतलब जैसे कि क्रोध दिखाना या हिंसा वो होता है क्रोध दिखाने वाला, तो अहिंसा यानी हिंसा न करना, ठीक है ना। तो अहिंसा प्रतिरोध यानी वहाँ पे प्रतिरोध यानी आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों का विरोध करना, ठीक है। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध करना शुरू किया वहाँ पे, यानी सत्याग्रह का वो काल था 1906 से लेकर 1914 पे, ये था वहाँ पे आपका कहाँ पे था, ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब होता यूँ है कि देखिए सबसे पहले ये होता है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह होता है 1906 में, सबसे पहले पंजीकरण। अब किस चीज़ का, तो इसको डिटेल में समझते हैं कि देखिए जो दक्षिण अफ्रीका के जो सरकार ने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को, ठीक है ना, सुनते जाइए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को भारतीयों के लिए हर समय अपने पास रखने अनिवार्य कर भेदभाव किया, ठीक है ना। यानी अंगूठे के निशान वाले जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है उनके पास हर समय रहना चाहिए, उन्होंने बता दिया। इसी कारण गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया वहाँ पे, ठीक है। और विरोध के कारण गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकृत कानून का विरोध करने के लिए जेल भी वहाँ पे जाना पड़ा, यानी उनको जेल में डाल दिया गया।
तथा अभियान और विरोध जारी रखते हुए गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से उन्होंने जला दिया गुस्से से। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये होता है कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध दूसरा। ठीक है ना, अब देखिए ये हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में एक और कानून बनाया गया था जिसका उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को यानी के प्रवेश को रोकना था। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय हैं उनको प्रवेश से रोकना था, इसलिए उन्होंने एक लॉ बनाया था अंग्रेजों ने। तो इसके विरोध में लाइसेंस का उल्लंघन किया गया। ठीक है, इसका विरोध किया गया और जो लाइसेंस बनाया गया था उसका उल्लंघन भी किया गया। और इस कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब गांधी जी वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। तो सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया। अब देखिए दमन का मार्ग यानी उनको मारना पीटना, जेल में डालना, बहुत कुछ उसमें। ठीक है ना, तो 1908 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए और कई भारतीयों को वहाँ पे जेल में डाल दिया गया। अब फिर होता है तीसरा चरण, देखिए फिर होता है यहाँ पे तीसरा चरण में पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। वहाँ पे ये क्या था, तो देखिए ये था कि दक्षिण अफ्रीका सरकार, ठीक है ना, इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पौंड का कर लगा दिया। 3 पौंड बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर इकरारनामा खत्म हो गया तो आप इतना कैसे लगा सकते हो अवैध रूप से। ठीक है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इसके विरोध में तीव्र सत्याग्रह छिड़ गया, क्योंकि 3 पौंड गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, सभी भारतीय शामिल जन आंदोलन का रूप ले लिया। उसमें सभी भारतीय शामिल हो गए और वो क्या था, जन आंदोलन का वो रूप ले लिया। जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने देखिए जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, पारसी इत्यादि शादी को अवैध माना। ठीक है, यानी अगर हिंदू का विवाह होता है, मुस्लिम का विवाह होता है, पारसी इत्यादि का विवाह होता है तो क्या होगा, अवैध माना जाएगा, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। तथा जो ईसाई, ठीक है, ये ईसाई है, मैंने मिस यहाँ पे इकाई लिख दिया, माफ कीजिए। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है गलती। तो जो ईसाई शादी था उसको ही वैध माना, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म के थे। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी किया था अंग्रेजों ने। तो ईसाई शादी जो था उसको ही केवल वैध माना था दक्षिण अफ्रीका में। बाकी जो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, पारसी जो भी और भी धर्म के जो शादी होगा वो अवैध माना जाएगा, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया था। तब यह आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार ने ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदू, मुस्लिम, पारसी इत्यादि को अवैध कैसे मान सकते हो भाई। ठीक है ना, सभी को वैध मानना चाहिए। सरकार ने बहुत से विरोधियों को कारावास में डाल दिया। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय दक्षिण अफ्रीका गए फिर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे आंदोलन रूप लेने से बहुत सारे विरोधियों को कारावास में डाल दिया गया। ठीक है, तो उस समय अब देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उस समय दक्षिण अफ्रीका गए थे, उन्होंने उन सबको जमानत करवाया। ठीक है, अब वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी का मिलन होता है। अब एक समाधान होता है, ये समाधान इस तरह होता है कि गांधी जी, लॉर्ड होर्डिंग तथा गोपाल कृष्ण गोखले तथा CF एंड्रयूज के कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगों को मान लिया। जब भारतीयों के मुख्य मांगों को मान लिया तो स्पष्ट है कि वहाँ पे गांधी जी का विजय हुआ। अब जो 3 पौंड का जो कर था, पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित कानून को समाप्त कर दिया। बहुत बड़ी जीत थी ये उस समय। और फिर भारतीयों को उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान कर दी गई। अब भारतीय अपने रीति रिवाज से वहाँ पे विवाह भी कर सकते थे, वो अवैध नहीं होगा, वो वैध होगा। भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार अर्थात ब्रिटेन सरकार, जो अंग्रेज थे, ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव। अब दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने वहाँ पे किस तरह से आंदोलन किया और किस तरह से सरकार ने उनकी मांगों को माना, तो निश्चित रूप से उन्हें एक सकारात्मक अनुभव मिला होगा। तो उसी को अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो सकते हैं। ये उनको एक अनुभव प्राप्त हुआ कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने इसी नीति को भारत में भी अपनाया है। ठीक है, विभिन्न वर्गों के मध्य एकता स्थापित करने में वो सफल हुए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो भी धर्म के लोग थे उनको शादी को अवैध माना जाता था। तो सबको एकता यानी एक
मंच पे लाने का उन्होंने प्रयास किया, यानी एकता दिखाने की कोशिश की, तो उसमें भी वो सफल हो गए। नेताओं को सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो समर्थकों को भी पसंद ना आए। ये उनको एक अनुभव मिला कि अगर ऐसे कुछ निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद ना आए, लेकिन वो निर्णय करना पड़ सकता है। संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का उन्हें अवसर मिला और इसी से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और इससे वो क्या हुआ, वो पूरा विश्व में वो फेमस हो गए। इतने इन 3 मांगों की जब स्वीकार हो गया तो एक तरह से वो लीडर के रूप में उभरे, एक तरह से लीड करने वाले, ठीक है ना, नेतृत्व करने वाले के रूप में उभरे और वो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फेमस होने लगे, ठीक है ना। और देखिए आगे क्या होता है, तो ये उनको ये अवसर मिल गया, उन्होंने काफ़ी कुछ समझा अच्छे से। और फिर गांधी जी जनवरी 1915 में, अब एक जो गांधी जी थे वो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। अब ऐसा मत सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति खत्म हो गया। वहाँ पे वो जो रंग भेद का नीति था वो काफ़ी दिनों तक चला, ठीक है ना। बस यहाँ पे इन्होंने कुछ निर्णयों को, यानी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे गांधी जी के मांग थे उनको कुछ माना गया था, बाकी अभी भी पूरी तरह से वहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। अगर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब उनके दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो वहाँ पे राष्ट्रपति बने थे वो बहुत काफ़ी दिनों बाद बने थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला का नाम आप सबने सुना होगा, तो उन सब के बारे में डिटेल्स जब वहाँ पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गांधी जी के बारे में। और गांधी जी के बारे में अभी हम इतना ही पढ़ रहा था, क्योंकि देखिए हमने अभी तक गांधी जी के बारे में इतना पढ़ा है कि गांधी जी ने किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था और वो क्या हुए 1915 में कहाँ आ गए, भारत आ गए। तब अब आगे की जो कहानी होगा उसको हम लोग भारत के इतिहास, यानी आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ उसको लेके चलेंगे कि किस तरह से 1917, 18, 19, 20 और 25 आज़ादी तक उन्होंने कैसे कैसे काम किए, क्या क्या हुआ। और जैसे पूना पैक्ट होता है और बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, तो बहुत कुछ है। तो उसको आधुनिक भारत के इतिहास के साथ उसको लेते चलेंगे, क्योंकि गांधी जी का जीवन परिचय जानना बहुत आवश्यक था। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ उनका जीवन परिचय के कुछ ही चीज़ों को इसमें ऐड किया है, क्योंकि आगे की चीज़ों को हम कहानी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गेम, क्योंकि हम आपको पता होगा हम हर वीडियो में एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, और वो जो गेम होता है वो सिर्फ मज़े के लिए होता है, इसमें आपको इंजॉय करना है, ठीक है ना। अब आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। लगभग 22 मिनट हो चुके हैं, आपने काफ़ी अच्छे से इसमें ध्यान देके पढ़ा है। तो जब आप एक छोटा सा गेम खेल लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो एक छोटा सा ये गेम है कि कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66। अगर आप इससे पहले का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आ गया ना। अब सबको तो पता है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन है वो 2 अक्टूबर है, ये सबको पता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, ये उन्हीं के जन्म दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एक छोटा सा, ठीक है ना, गेम ही था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसा चिन्ह दिखेगा, ऐसा सिंबल दिखेगा। अभी आपको बेल आइकन भी आएगा, तो इसको क्लिक करना है आपको, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और स्मार्ट 97 चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे, कुछ वीडियो भी मिलेंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब ना करें तो आप क्या पता कुछ वीडियो ना मिले, ठीक है ना। तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आप इसको बहुत सारे एग्जाम में इसके लिए, जैसे कि यूपीएससी तो है ही, आप पीएससी, स्टेट पीएससी से लेके एसएससी एग्जाम, बैंकिंग से लेके बहुत सारे एग्जाम का इसमें तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम का। जिसमें अगर किसी भी सिलेबस में आधुनिक भारत का इतिहास हो तो आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। एक बार समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, और साथ साथ नोट बनाते चलिए, क्योंकि नोट आप जब रिवाइज करेंगे ना, जब आप रिवाइज करोगे तो नोट से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो मेरा जो टीआरपी हो काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इसको नोट उतारो, क्योंकि जब आप उसको नोट उतारोगे तो क्या होगा, आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। जब आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा तो सोचने का प्रैक्टिस होगा, और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाओगे। अगर वो और अगर आप नोट नहीं उतारते तो आपको परेशानी हो सकता है। और
मैं इसका नोट अवेलेबल भी करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इसका नोट अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन इसके साथ एक बात और कि आपको नोट बनाते चलना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर मैं आपको नोट अवेलेबल करा दूं तो क्या करोगे, आप उसको डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद पता नहीं वो किस कोने, फाइल के किस कोने में वो होगा, कभी आप उसको खोल के भी ना देखो, ठीक है ना, तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर इतना मेहनत करने का, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मैं उन्हीं के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होता है, और अगर वो कोचिंग करने जाए तो पता है दिल्ली में आप जाओ तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक के ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 लाख 5 लाख तक खर्चा है। तो इतना ज़्यादा खर्चा करने का क्या मतलब, लाखों खर्चा करोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ पे अगर आप 2 दिन अपसेंट हो गए तो फिर देखो क्या करना है आपको, फिर 2 दिन का तो छूट जाएगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको आप अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको मैं कुछ मटेरियल देता हूँ, कुछ ज्ञान देता हूँ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और आप इसको जब चाहो तब देख सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।